हेलो एवरीवन एंड डी स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और आपको पता होगा ये 12th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और इसमें हम देख रहे हैं लेसन 4 है भारत के विदेश संबंध। तो हम इससे पहले देखा होगा और आपने वीडियो देखा, अगर इससे पहले वाला देखा तो आपको पता होगा हमने चीन के साथ संघर्ष की जो कूटनीति और जो संबंध है उसको समझा था और उसके साथ ही उसके शांति विस्तार को जानते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विदेशी यानी भारत का विदेशी के साथ जो संबंध और माहौल रहा उससे भारत के अंदर की गतिविधियां भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुई हैं। क्योंकि चीन के साथ संघर्ष की वजह से कहीं ना कहीं नेहरू जी की जो छवि है थोड़ी सी धूमिल हो गई थी। अब हम बात करेंगे आज बांग्लादेश के साथ युद्ध और पाकिस्तान के साथ। और विशेष तो हम बांग्लादेश की इस घटनाक्रम को यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ संघर्ष है वो नेक्स्ट वाले अपना चैप्टर होगा उसमें अच्छे से जानेंगे, क्योंकि इसमें इतना ही दिया हुआ है। तो आपको पता होगा पाकिस्तान के साथ संघर्ष का जो बीज है वो आज़ादी के समय से ही उत्पन्न हो गया था। जिस तरह से विस्थापन हुआ था एक जगह से दूसरी जगह, तो ये बहुत ही मतलब बड़े स्तर पर और कह सकते हैं हिंसक माहौल भी हुआ था। तो इस आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान है वो एक चीज़ पे टर लगा के बैठ गया, कश्मीर को लेकर। अब जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो कश्मीर का विवाद था वो उस समय से ही हुआ जब हरी सिंह वहाँ के राजा थे, तो उस समय से ही यह तूल पकड़ता गया। मतलब पाकिस्तान ये मानता था कि भाई कश्मीर की जो आम जनता है वो उनके साथ होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उसे अपनी आशा के अनुरूप जब ये नहीं दिखा तो उसने संघर्ष और कह सकते हैं ना कि हथियारों का सहारा लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर रूप में सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई थी। और कहीं ना कहीं हम अगर विश्व घटनाक्रम में देखें तो एक तरह से पाकिस्तान, अमेरिका और चीन एक मतलब कह सकते हैं एक त्रिगुट बन रहा था, जिस वजह से भारत को संयुक्त अपने सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने पड़े थे। ये एक समय का खेल था कि हमें ऐसा करना पड़ा, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे साथ अगर इनका संघर्ष हो तो रूस से हमें सहायता मिल सके। क्योंकि जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था तब आपको बताया था कि उस दौरान क्या था कि जो सोवियत संघ रूस था वो तटस्थ रहा था, क्योंकि हम अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को महत्व देने की बात करते हैं। तो अब 1965 में जब पाकिस्तान और भारत के मध्य युद्ध हुआ तो गुजरात के कच्छ इलाके में रन में सैनिक हमला हुआ था। आपको पता होगा अभी जो मूवी अभी आई थी अजय देवगन वाली, हाँ बिल्कुल आपको पता होगा। तो उसमें वही संघर्ष था जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कच्छ के रन को लेकर था कि वह वह चाहता था कि भाई मैं कच्छ के रन पे अधिकार कर लूँ, कौन, पाकिस्तान। और कच्छ को अधिकार करने के बाद मैं भारत के सामने मांग रखूंगा कि अगर आपको कच्छ का क्षेत्र चाहिए तो कश्मीर छोड़ दीजिए। इस एवज में वो ऐसी सोच के साथ युद्ध को लेकर बढ़ावा दे रहा था और जनता से समर्थन की अपेक्षा थी। लेकिन उस समय लाल बहादुर शास्त्री के प्रयास से हम इस युद्ध में सफल हुए थे। तो सफलता के साथ ही समझौता भी हुआ था। तो फिर इनके बाद वैसे तो हम जीत गए थे, लेकिन फिर भी समझौते के दौरान ये एक तरह शांति बनाने का प्रयास भारत की ओर से किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ। बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की जनरल अयूब खान के मध्य, आप ध्यान रखेंगे, ताशकंद समझौता वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके जो छोटे मोटे जो प्रश्न आएंगे ना वो इस तरह से ही आ सकते हैं। ये 1966 में हुआ था और पूछा जा सकता है कि किन के मध्य हुआ था। तो अपने भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री और इधर था अयूब खान, इनके मध्य यह समझौता हुआ था। ठीक है ना। और ये ध्यान रखना 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के मार खाने के बाद भारत ने शांति प्रयास की व्यवस्था की और ताशकंद समझौता हुआ था। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, लेकिन इस युद्ध से भारत की आर्थिक या कह सकते भारत की कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज़्यादा बोझ बढ़ गया। क्योंकि एक तरह से तो वो आज़ादी के बाद भारत की आर्थिक स्थिति को झेल रहा था, उल्टा ये युद्ध हुआ तो आवश्यक मतलब जो जरूरत नहीं थी वो भी संसाधन हमें वहाँ पे खर्च करने पड़े, तो आर्थिक बोझ है वो भारत पे आ गया था। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट था आज का, वो है 1971। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं रफली जैसे भारत का मैप बना देता हूँ, तो आपको चीज़ एक सिंपल से ध्यान रखनी है।
ठीक है ना, जैसा भी बना है एक बात देख लीजिए, रफली हम समझ रहे हैं। जैसे ये भारत है, ठीक है ना, तो ये जो जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं, तो अब हम बात यही कर रहे हैं कि जो भारत के साथ जो इस तरह की गतिविधियों की चर्चा हो रही थी, चलो आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना, रफली बना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आपको ये तो पता है, यहाँ पे एक तो पाकिस्तान था, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे पश्चिमी पाकिस्तान। उस समय की कौन से समय की बात कर रहे हैं हम, 1971 की बात करें। और कुछ हिस्सा यहाँ पे था, जो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो वर्तमान में क्या है बांग्लादेश है, लेकिन उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो आज़ादी के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से या कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान के यहाँ रह गए, तो यहाँ वाला क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान कहलाया था और यहाँ का पश्चिमी पाकिस्तान। तो अब हुआ क्या कि वहाँ पे इलेक्शन हुआ। कहाँ पे? पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ 1970 के आसपास की घटना है। तो इस पाकिस्तान में यहाँ पर यानी इस तरफ पश्चिमी में कौन विजय हुआ? इसके चुनाव के क्षेत्र में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी मुजीबुर रहमान की पार्टी, जिसको आवामी लीग कह सकते हैं, पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। और इस तरह से दोनों क्षेत्रों में अलग अलग पार्टी की सरकार है वो बनने की संभावना बनी। तो इस वजह से हुआ क्या कि पाकिस्तान के नेताओं के हाथों में अपने साथ दोयम दर्जे के नागरिकों के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली सेना ने इस पार्टी को वोट दिया था। यानी इस जनता ने दूसरी पार्टी को वोट क्यों दिया? क्योंकि उस वाली यहाँ की जो राजनीतिक पार्टी थी वो उनके पक्ष में या उनके हित की बात नहीं करती थी, तो फिर यहाँ पे दूसरी पार्टी है वो जीत गई थी और पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पाए। अब पाकिस्तान के जो शासक थे, मैंने यहाँ जगह निवासी यहाँ था, तो वो स्वीकार नहीं कर पाया कि भाई अलग अलग पार्टी के हम कैसे महत्व दें, क्योंकि इस तरह से देश है वो बिखर सकता है, उन्होंने सोचा। क्योंकि अब वो खुद रिजल्ट तो आया इलेक्शन का, लेकिन वो पाकिस्तान का शासक वर्ग जो है वो स्वीकार नहीं कर सका। जैसे बता है कि संविधान निर्माण की जब बात हो रही थी तो इलेक्शन मतलब चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए, तब भी पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग बुरी तरह पीट गई थी, और पीट गई मतलब हार गई थी, तो वो उन्होंने खुद ही संविधान का बहिष्कार किया था। तो इस तरह से यहाँ पे भी वह अपनी इस तरह की कंडीशन को स्वीकार नहीं कर सका। आपको अच्छे से समझना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको समझना जरूरी है। तो अवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग करी थी, लेकिन इस घटना को स्वीकार नहीं किया गया। तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि इस पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान ने यहाँ पे विद्रोह करना शुरू कर दिया, यानी कह सकते हैं ना, हड़पना शुरू कर दिया। पार्टी की सरकार वहाँ पे मतलब अलग पार्टी चुनी गई, इलेक्शन भी हुआ और उस पार्टी ने चुनाव जीता भी, लेकिन ये वाली जो इस तरह की पाकिस्तान की जो पश्चिमी व्यवस्था है वो स्वीकार नहीं कर सकी और वहाँ पे अतिक्रमण करने लगी। और साथ ही साथ भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर भी हमला कर दिया, जैसे राजस्थान के आसपास, असम के आसपास, और इस तरह से उन्होंने भारत में ही अनावश्यक रूप से खराब माहौल कर दिया। और फिर इस घटना से यहाँ, जिसको वर्तमान में हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ से प्रतिदिन लाखों लोग भारत के अंदर आने लगे शरणार्थियों के रूप में। तो भारत के ऊपर ये अनावश्यक रूप में बोझ होने लग गया। तब भारत को आगे होकर ये इस समस्या को निपटाने का सुधारा करना पड़ा, क्योंकि भारत के ऊपर अनावश्यक रूप में समस्या पैदा हो रही थी और लोग मतलब प्रतिदिन लाखों लोग अपने भारत के राज्य क्षेत्र में आ रहे थे। तो इस वजह से अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 1971 में पूरे साल भारत में 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। 1971 में लगभग यहाँ से कितने लोग भारत के अंदर घुसे? 80 लाख लोग। तो अब देखो कितनी मतलब अव्यवस्था होगी, उसके लिए खाना पीना रहना वगैरह। तो इस तरह से भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन दिया और भौतिक सहायता भी दी यहाँ पर बांग्लादेश को। और पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की जरूरत कर रहा है। यहाँ पे संघर्ष हुआ तो भारत ने यहाँ के लोगों को सहायता देने का प्रयास किया कि भाई आप अपने स्तर पे व्यवस्थित हो जाए, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि यह हमारे अंदर फूट डाल रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। तो पाकिस्तान ने क्या किया? अमेरिका से मदद ली। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के मध्य जो संबंध था, उस वजह से उनको मदद भी जल्दी मिल गई। तो अब जब मदद मिली तो 1971 में भारत ने भी सोवियत संघ के साथ अपना एक संगठन बनाया था, 20 वर्ष की संधि की थी, आप ये ध्यान रखेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक स्तर पर माहौल बन गया था, एक बहुत ही व्यापक स्तर पर 1971 में। फिर बड़े स्तर पर दिसंबर 1971 में संग्राम शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ। तो महीनों राजनीतिक तनाव और सैन्य तनाव के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णतः युद्ध छिड़ गया और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब, राजस्थान के
इलाकों पर हमला किया और जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने मुक्ति मोर्चा खोल दिया। यानी भारत यहाँ से तो समस्या झेल ही रहा था, उसने पंजाब और राजस्थान पे भी हमला कर दिया और इधर भी हमला कर दिया। यानी कहते हैं ना, इनकी सोची समझी चाल थी पाकिस्तान के द्वारा भारत को तोड़ने की, और इस बहाने वो कश्मीर को भी साझा करने के प्रयास कर रहा था, लेने का प्रयास कर रहा था। तो भारत इस पे तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी जो कह सकते हैं वो परिणाम था वो भारत के पक्ष में आया, क्योंकि भले ही भारत इसमें आगे उगे मतलब पैरवी नहीं की थी, लेकिन भारत का ये जो प्रयास है सफल इसीलिए रहा क्योंकि भारत का उद्देश्य सही था। और यहाँ पे सफलता का विस्तार ये था कि भारत की रणनीति सही थी, उन्होंने यहाँ पे इनके हित के लिए काम किया और यहाँ पे भी उनको खदेड़ दिया था। यानी यहाँ पे हम बात करें तो जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के भूतपूर्व पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों पर कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी। यहाँ पे तेजी से आगे बढ़ी और 10 दिनों के भीतर ही इसने पूरी तरह से वहाँ का क्षेत्र घेर लिया। कहाँ का? यहाँ का क्षेत्र घेर लिया और घेरने के बाद पाकिस्तान की सेना के हाथ में अब कुछ नहीं रहा, अब उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान, उस समय जब भारत ने इसको घेर लिया, ठीक है ना, तो उस समय पाकिस्तान के वहाँ पे 90,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 90,000 सैनिक थे। और उन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। अगर वो नहीं करते तो भारतीय सेना उसके पूरे छितले उड़ा देती। मतलब कहते हैं ना कि यहाँ पे आम जनता के सहयोग से भारत पूरी तरह से सफल हुआ इस युद्ध में। और इसी के साथ बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र बना, मतलब यहाँ से पाकिस्तान की सत्ता समाप्त हो गई और एक नया राष्ट्र बना जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जन्म ही 1971 से हुआ है। तो इस तरह से भारत ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के मध्य शिमला समझौता हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे एक तो आप ये याद रखेंगे, दूसरा शिमला समझौता। ठीक है ना। और ये कब हुआ था आपको पता ही है, 1971 की बात करें। किन के मध्य हुआ था? तो अपने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कौन है? इंदिरा गांधी, और यहाँ की जुल्फिकार भुट्टो। जुल्फिकार का नाम थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, जुल्फिकार भुट्टो। तो इस तरह से एक युद्ध हुआ और फिर शांति का प्रयास किया गया। तो यहाँ पे भी भारत है वो पूरी तरह से सफल हुआ, लेकिन आर्थिक बोझ है ना वो बढ़ गया था। तो अब इस तरह से ये घटनाक्रम हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसके बाद को आपको ध्यान रखना है, आपको पता होगा 1999 में एक और युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। वो कौन सा युद्ध था? कारगिल युद्ध। और उसके बारे में जस्ट आपको पता होगा, अभी शेरशाह मूवी है जो रिलीज हुई थी और उसका कारगिल का थोड़ा सा आपने वो कहते हैं ना कि व्यू देख लिया होगा। तो इसमें भी भारत की विजयी हुई थी। तो अब क्या हुआ कि जो कारगिल का युद्ध है ना, उससे पहले की हम जब बात करें तो ये परमाणु परीक्षण हुआ था, तो इसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि भारत ने अपने शांति प्रयास के तौर पे बहुत अच्छे प्रयास भी किए। आधुनिकरण अपनी मतलब फिर कहते हैं ना कि जो बजट होता है वो पंचवर्षीय योजना होती है, भारत की काफ़ी हद तक प्रभावित थी। इसका रीज़न ये था कि भारत को अब अपनी सेना को आधुनिकरण करना पड़ा और साथ ही ये इम्पोर्टेंट हो गया कि जो खर्चा सैनिकी क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में होता था पंचवर्षीय योजना का, वो ज़्यादा उस पर आ गया। तो ये थोड़ा चेंज हुआ। अब हम बात करते हैं भारत की परमाणु नीति को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप इसको नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्टली बता देता हूँ। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में 1974 में। कब किया था? 1974 में किया था। तो अब आप ये ध्यान रखेंगे 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। तो भारत का उद्देश्य एक ही था कि हम परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, तो हम किस लिए कर रहे हैं? हम सिर्फ इसको शांति क्षेत्र में और कहीं ना कहीं उद्योग क्षेत्र में इसका उपयोग करने के लिए कर रहे हैं। जबकि बाकी जो देश है, जैसे अभी संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें 5 स्थायी देश है, ठीक है ना, अमेरिका, रूस और ये जो चाइना वगैरह, ठीक है ना, जापान। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो हम बात कर रहे हैं, चलो जापान नहीं है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि बाकी जो देश है ना, वो पहले से ही क्या हो गए, परमाणु परीक्षण करके सभ्य हो गए थे। मतलब मान लीजिए कि 3 लोग हैं, ठीक है ना, या 3 लोग की 2 लोग हैं। अब 2 लोग में जैसे 2 लोग हैं, ए और बी। तो ए ने क्या कर दिया, ए पहले ही परमाणु शक्ति में मजबूत हो गया। तो इसने फिर दूसरों पे क्या कहा कि अब कोई भी परमाणु समझौता नहीं करेगा, कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा।
ये नीति गलत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो विकसित राष्ट्र थे उन्होंने पहले ही अपने परमाणु हथियार बना दिए, परीक्षण में वो अव्वल दर्जे का हो गया। उसने क्या कर दिया, आपके दूसरे देश है ना वो परमाणु परीक्षण न करें, इसलिए दूसरों पर उन्होंने परमाणु अप्रसार संधि थोप दी। तो इसका भारत ने विरोध किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि का विरोध किया क्योंकि यह एक तरह से सभी के लिए सही नहीं थी। सभी के लिए सही का मतलब कुछ लोगों के हित के लिए थी, और भारत जैसे जो अब इस शक्ति का सिर्फ अपने देश के औद्योगिक क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में प्रयोग करना चाहते थे, इसलिए वो करना चाहते, न कि युद्ध के एवज में वो परमाणु परीक्षण करना चाहते थे। लेकिन जो बाकी देश हैं जैसे ब्रिटेन, अपने अमेरिका वगैरह जो हम बात करें, उन्होंने ये इसलिए संधि थोपी कि भी दूसरे देश है वो ऐसा न कर पाए, जबकि तो भेदभाव हो गया, आप मजबूत बन गए और दूसरों को मौका नहीं दोगे। तो यहाँ पे यही बात आती है। तो इस तरह से अब ये ध्यान रखना कि 1968 में परमाणु अप्रसार संधि है वो थोपना था, लेकिन भारत ने इसको स्वीकार नहीं किया। और भारत ने कहा कि भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि ये परीक्षण हमारा पूर्ण तरह से शांतिपूर्ण और शांति के उद्देश्य से है। तो इस तरह से भारत का कहना है कि वह अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है, जबकि बाकी देश अपनी शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते थे। जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया वह दौर राजनीति के लिहाज से बहुत ही कठिन था। 1973 में जब अरब इजराइल युद्ध भी हुआ था, इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मच गया। अरब देशों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी। भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिर गया था। भारत में मुद्रास्फीति का ये दौर चला था। अब नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मतभेद और विस्तार हुआ, और भारत ने एक दूसरा और परमाणु परीक्षण किया था, आपको पता हो, दूसरा और परमाणु परीक्षण किया था, और वह किया था 1998 में। ये पहला परमाणु परीक्षण हुआ था और दूसरा हुआ था 1998। दोनों ही पोखरण में हुए थे, और दूसरा परमाणु जो परीक्षण हुआ उसके जस्ट बाद पाकिस्तान ने भी किया था। तो इस तरह से विश्व स्तर पर, क्योंकि इसके जस्ट बाद 1999 में क्या हुआ था आपको पता होगा, कारगिल का युद्ध हुआ था। तो यानी विश्व स्तर पर इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को एक दूसरी कैटेगरी में डाल दिया गया, और कई देशों के द्वारा भारत और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे समाप्त कर दिए गए। तो भारत का अभी भी यही उद्देश्य है कि वह अपने प्रयासों को शांतिपूर्ण करार देता और अपने राष्ट्र हित में इसका उपयोग करता है। लेकिन जब ये घटनाक्रम हुआ तो इस घटनाक्रम के साथ साथ ही भारत की राजनीति का परिदृश्य भी बदल गया। यानी परमाणु परीक्षण के बाद इंदिरा गांधी की छवि बहुत अच्छी हुई, उसकी पार्टी वापस से भारतीय राजनीति में मजबूत पक्ष के रूप में सामने आई। तो कहीं कौन सी, यानी उस समय की बात कर रहा हूँ, 1974 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम परिवर्तन का दौर था, और भारतीय राजनीति में काफी हद तक परिवर्तन हुआ। 1970 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इस घोषणा से भारत की सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति का पालन भी हुआ था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे जो इम्पोर्टेंट था इस लेसन में, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब इस लेसन से कोई आपका डाउट रह जाता है, कोई समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। आप हर एक कमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और जो क्लासमेट है उसको जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका ये बोलते हैं ना ज्ञान, आप ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही वह फलीफूलित होता है, और आप में भी उसका रोशनी या उजाला होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज अपना ये लेसन यही समाप्त होता है। नई वीडियो के साथ, नई लेसन के साथ स्टार्ट करेंगे कांग्रेस प्रणाली को लेकर। तब तक के लिए अपना और अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।